नमस्ते, राधे राधे सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ABH कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कल आपको पता होगा कि कल हम अपनी क्लास में स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे थे, तो जिसमें मैंने आपको स्वरों का वर्गीकरण कर दिया था और स्वरों के साथ साथ उनका मात्रा काल भी बता दिया था कि ह्रस्व का एक मात्रा काल होता है, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, और दीर्घ स्वर का द्विमात्रिक भी कहते हैं और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक कहते हैं। और अंत में कहा था कि व्यंजनों को अर्धमात्रिक भी कहा जाता है। बस यहीं पर मैंने अपनी क्लास को विराम दिया था। आज फिर हम वहीं से क्लास को अपनी प्रारंभ करते हैं और व्यंजनों की चर्चा करेंगे। यानी व्यंजन हमारे संस्कृत में जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं और व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है, व्यंजनों को और क्या कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, व्यंजनों को क्या कहते हैं, हल कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, तो व्यंजन की अगर चर्चा जब हम शुरू करते हैं तो व्यंजनों की सबसे पहली बात तो ये है कि संख्या पूछ लेता है कितनी होती है, 33 संख्या पूछ लेता है कि संस्कृत में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आप लोगों को बताना है कि संस्कृत में व्यंजन होते हैं 33। अच्छा, अब इसी के साथ साथ जब हम बोले कि व्यंजन व्यंजन कहते किसको हैं, व्यंजन होते क्या है। बाकी तो सभी लोग पढ़े होंगे कि व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, लेकिन यही चीज यदि संस्कृत में कही जाए तो संस्कृत में एक सूत्र में कह देते हैं अन्वग भवत व्यंजनम। यानी अन्वग भवत व्यंजनम यानी जो वर्ड अनुगमन करते हो किसका, स्वरों का, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर का लिखा है, क्या, का में हलंत अगर करेंगे तो ये आ हो जाएगा, इसमें से निकलेगा। यानी जो का व्यंजन जो है वो किसका अनुगमन करते हैं, स्वरों का अनुगमन करते हैं, क्योंकि ये स्वरों के बिना नहीं बोले जा सकते। इसलिए परिभाषा यदि लिखी जाए तो कह सकते हैं कि व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो हलंत के साथ लिखे जाते हैं और व्यंजन उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता होती है। तो यही हम अपने शब्दों में लिख लें कि व्यंजन व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। पूर्णतः व्यंजन हलंत के साथ रहते हैं। यानी व्यंजन वे होते हैं जिनके नीचे हलंत लगा होता है, लेकिन जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो हमें किसी ना किसी स्वर की आवश्यकता रहती है। इसलिए हम कहते हैं व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, पूर्णतः हलंत के साथ रहते हैं। कौन, व्यंजन। यानी जैसे हमने कह दिया का, खा, गा, घा। ठीक है, ये जो है ये सभी व्यंजन हैं, शुद्ध रूप में व्यंजन यही कहलाते हैं जिनके नीचे हलंत होता है। लेकिन जब हम बिना हलंत वाला जो व्यंजन होता तो वो भी व्यंजन है, लेकिन कहा जाए तो उसमें स्वर निहित रहता है। ठीक है, इसको एक सूत्र के माध्यम से पांडे जी ने लिख दिया है, क्या कह दिया है, अन्वग भवत व्यंजनम। अनुभव विभत व्यंजनम। ठीक है, यानी व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो स्वरों का क्या करते हैं, अनुगमन करते हैं। तो बस इतना है इसमें। अब इससे आगे चलते हैं तो पूछ लेता है सभी कभी कभी कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये नोट करते रहना, छोटी छोटी बातें हैं, बाकी नोट करने का उद्देश्य कोई चीज़ नहीं है ऐसी इनमें, बस समझ लीजिए, कभी भूलोगे ही नहीं। तो कहते हैं कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजन वे होते हैं जो हलंत के साथ प्रयोग होते हैं, वे सब व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम व्यंजनों के प्रकार देख लेते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, इसे हम एक टेबल के माध्यम से देख लें। अगर टेबल के माध्यम से देखते हैं तो सबसे पहले हमारा होता है स्पर्श व्यंजन। क्या, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसके बाद रहता है अंतःस्थ व्यंजन। कौन सा,
अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, अगला रहता है ऊष्म व्यंजन। क्या? ऊष्म व्यंजन। आज हम केवल व्यंजनों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब उच्चारण की दृष्टि जो हम देखेंगे तब आपको और बताएंगे अच्छे से कि कौन सा व्यंजन कहाँ से बोला भी जाता है। अब वैसे मुख्यतः तो तीन ही प्रकार होते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा में संस्कृत में महर्षि पाणिनि ने इनको वर्णित नहीं किया गया है, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं। लेकिन फिर भी हम बता के चलते हैं, किसी कोई समस्या ना हो। संयुक्त व्यंजन, पाणिनि महोदय जी ने केवल तीन ही प्रकार के व्यंजन बताए थे जो उनकी माहेश्वर सूत्रों में वर्णित हैं। वो कौन से थे? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जो वर्ण यानी जो व्यंजन बोलते समय या उच्चारण करते समय मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करके निकलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। वैसे मित्रों, आप लोग देख रहे होंगे कि आज थोड़ा हमारे साथीगण और मतलब हमारी टीम पूरी अस्वस्थ है। थोड़ा मौसम के परिवर्तन के वजह से जुखाम और हल्का सा फीवर की वजह से जो है पूरी एनर्जी के साथ आज तो नहीं लग रही होगी, आपको भी दिख रहा है, लेकिन जो है कि धीरे धीरे 1-2 दिन में ये क्लियर होने के बाद बहुत अच्छे से धमाकेदार आप लोगों को समझ क्लास मिलती रहेंगी। आज हम ज़्यादा लंबा ना खींच के बस थोड़ा सा ही आज हम व्यंजनों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजनों को जब हम देखते हैं तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जो मुख के किसी न किसी अवयव से स्पर्श होकर के निकलते हैं, यानी छू करके निकलते हैं। इसे ही संस्कृत में स्पृष्ट कह देते हैं। क्या? स्पृष्ट व्यंजन। ठीक है, स्पृष्ट का अर्थ वही होता है स्पर्श होना। अच्छा, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे आपको पता होगा, आपने सूत्र पढ़ा होगा, कादयो मावशानयो स्पर्शा। क्या? कादयो मावशाना स्पर्शः, कादयो मावशाना स्पर्शः। यानी का से लेकर माँ तक, यानी का आदि में हो, माँ अवसान में हो, तो वे वर्ण कैसे होते हैं? सभी स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। का से लेकर के माँ तक, यानी का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग। ठीक है, और ता वर्ग और पा वर्ग। दिख रहा होगा आप सभी को। क च ट त प भी हम हिंदी में कह देते हैं इन्हें। अब इनमें क च ट त प इन वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्या? वर्गीय व्यंजन, वो भी हम आपको बता चलते हैं। का वर्ग में देखा जाए तो कौन से वर्ण होते हैं? का, ख, ग, घ और ङ। ठीक है, ये जब व्यंजनों की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर ये स्पर्श भी यानी हलंत भी होंगे। चा वर्ग की जब हम बात करें तो चा, छा, जा, झा और या। ठीक है, ये सभी हलंत वर्ड होंगे, व्यंजन है इसलिए। अब टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ये सभी कैसे होंगे? हलंत होंगे। ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये सभी हलंत वर्ड यानी हमारे कैसे वर्ड हैं? ये स्पर्श वर्ड हैं। कौन से हैं? कादेव मावशाना स्पर्शा। इन्हें हम क्या कह देते हैं? और वर्गीय व्यंजन के नाम से भी इन्हें जानते हैं, वर्गीय व्यंजन। क्योंकि आपको पता होगा कि इनमें एक वर्ग बन रहा है। वो वर्ग कौन सा बन रहा है? बताइए। यानी प्रत्येक वर्ण के यानी प्रत्येक उच्चारण स्थान से देखें तो का वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण, और 5 ही लाइन है आपकी। देखो तो 5 × 5 कितना हो गया? 25। यही प्रश्न बन जाता है आपकी एग्जाम में कि वर्गीय व्यंजन किसे कहा जाता है। कि वर्गीय व्यंजन किसे कहा जाता है जब भी पूछ ले तो वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजनों को कहा जाता है। और वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। प्रश्न यही बने हुए हैं कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। पूछ लेता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वो भी 25 होती है। ठीक है, यहीं पे एक छोटा सा प्रश्न ये भी बन जाता है कि उदित वर्ण कौन से होते हैं और उदित वर्णों की संख्या कितनी है? तो उदित वर्ण यही संस्कृत में हम लोग कह देते हैं। जैसे ये क च ट त प हम लोग देख रहे हैं तो संस्कृत में आपको मिल जाएगा कु, चु, टू, तू और पू। यानी इन्हीं सभी वर्ण में क्या होगा? उ का उकार यानी उकार का उच्चारण स्थान यानी उ की मात्रा लग जाएगी, इसलिए ये उदित वर्ण हो जाते हैं। यानी इन्हें क्या कहते हैं? उदित वर्ण। और उदित वर्ण कितने हैं? 5। ठीक है, पूछ लेता है उदित कितने होते हैं संस्कृत में? तो उदित संस्कृत में 5 होते हैं।
तो ये आप लोग नोट करते चलिए। अभी हमने स्पर्श व्यंजनों की चर्चा की है। अब इसके बाद में बस थोड़ा और बचा है कि जैसे देख लीजिए स्पर्श हमारे हो गए, यहाँ से इससे अधिक प्रश्न नहीं बनता इसमें कभी भी, इससे अधिक कभी प्रश्न नहीं बनता। अब यहाँ से देखिए अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं। अच्छा नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए साथ ही साथ में। अब अंतस्थ वर्ण को देखें तो आपको एक प्रत्याहार पता होगा, यणो अंतस्थः, यानी यण प्रत्याहार के जो अंतर्गत वर्ण आते हैं वो सभी कैसे वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण होते हैं। यण प्रत्याहार में यानी य व र ल, ठीक है, ये सभी कैसे वर्ण होते हैं, अंतस्थ होते हैं। और इन्हें यणो अंतस्थः यानी अंतस्थ यानी अंतः, मुख के अंतः स्तर से बोले जाते हैं। जैसे या को बोलेंगे तो हम या को आप बोल करके देख लीजिए, कोई स्पर्श तो कर रहा है लेकिन कोई स्पष्ट रूप से ऑर्गन्स यानी अंग को स्पर्श नहीं करता, इसलिए अंतःस्थ है। इसी प्रकार यदि हम ऊष्म वर्णों की बात कर ले तो ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, सलश्च ऊष्माणः, यानी सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं, स, श, स और हा, ठीक है, ये सभी हमारे कैसे हैं, ऊष्म वर्ण है। ऊष्म आप समझ रहे होंगे, ऊष्मा आया हीट, यानी जब भी ये वर्ड हम बोलते हैं तो ऊष्मा का प्रवाहन होता है। आप बोल करके देख लीजिए, सा वर्ड को बोलेंगे, मैं आपको उच्चारण स्थान जब पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से डीपली बताऊंगा। जब सा इन वर्डों का जब उच्चारण करेंगे तो अपने मुख के आगे हाथ लगा के देखना, बोलेंगे श, स, ह, यानी इन चार वर्डों को जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर से ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा निकलती है, यानी गर्म आपको ऊष्मा निकलती हुई पता लगेगी, इसलिए ऊष्मीय वर्ड कहे जाते हैं। ठीक है, ये सल प्रत्याहार में आते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, आपको पता होगा कि संयुक्त व्यंजन होता है क्षेत्र ज्ञ, यानी हमारी संस्कृत में 3 वर्ड संयुक्त बताए जाते हैं, वो कौन कौन से, क्षेत्र ज्ञ। अगर इनको देखा जाए तो ये किसके संयुक्त से बने, का और स, ठीक है। अगला त्र देख लें तो ता और रा से, ठीक है। अगला ज्ञ किससे बना है, जा हलंत है प्लस य, ठीक है। इन वर्णों से मिलकर के ये बने होते हैं, यानी ता हलंत रा से मिलकर त्रा बना, का हलंत क्षा से मिलकर के छ बना, और जा हलंत यहाँ से मिलकर क्या बना, ज्ञ बना। ठीक है मित्रों, यहाँ आपको हमने हल यानी वर्णमाला के व्यंजनों की हमने चर्चा कर दी है। अब इसी में कुछ हमारे वर्णमाला और कुछ बचते हैं, जैसे अरे आपके बचे अनुस्वार विसर्ग, ठीक है, अनुस्वार विसर्ग बचे, जिन्हें हम अयोगवाह भी कह देते हैं, हिंदी में जिन्हें हम अयोगवाह कहते हैं, और हमारे संस्कृत में भी अयोगवाह कहते हैं, लेकिन संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 4। अभी हम बताते हैं कैसे होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें नोट भी कर लीजिए साथ ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, यदि यहाँ आपने अगर पढ़ लिया ये एक, इससे पिछली वाली क्लास और ये वाली क्लास को यदि आप ले लेते हैं तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ आपका कम से कम 2 नंबर यूपी टेट हो या किसी भी राज्य का टेट हो, आप देने जाएंगे तो यहाँ से आपको देखने को अवश्य मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि हमें अनुभव है कि हमने जब भी इतनी परीक्षा जितनी भी हो चुकी हैं और सिलेबस में जो दिया है उस हिसाब से ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट, जो भी टेट होते हैं उनमें इतने से ज़्यादा कभी पूछता नहीं है व्याकरण में, ठीक है। तो देखते चलिए, इसे यड़ कहते हैं अंतस्थ और सल कहते हैं ऊष्म को। अभी हम इसे साफ करते हैं। अच्छा, इसके बाद में हमने व्यंजनों की चर्चा कर रहे हैं, इसी के साथ साथ जो हमारे बचे अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है, कौन से, अनुस्वार और विसर्ग जो क्या होते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाहों की संख्या कितनी है पूछ लेता है संस्कृत में, तो अयोगवाहों की संस्कृत में संख्या कितनी है, 4 होती है, आपकी हिंदी में 2 होते हैं, कौन कौन से, अनुस्वार और विसर्ग। लेकिन यही अगर संस्कृत की बात की जाए तो कितने हो जाती है, नहीं संख्या बोलते चलिए, 4 हो जाती है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अयोगवाह, अयोगवाह यानी जो किसी के साथ बहन ना करें, बहन ना करें या किसी के साथ ना जुड़ सकें, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। किसी के साथ इनका योग नहीं होता, ये अपने आप चलते हैं, ठीक है। और जब चलते हैं यानी प्रयोग में जब लाते हैं तब ये स्वरों के साथ कहीं ना कहीं प्रयोग होते हैं, व्यंजनों के साथ प्रयोग होते हैं, लेकिन ये कहीं किसी के साथ जुड़े नहीं हैं, ये अलग रहते हैं हमेशा, ठीक है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह की संख्या कितनी है संस्कृत में, 4 होती है। सर्वप्रथम कौन सा है आपका, अनुस्वार,
कौन सा? अनुस्वार। अनुस्वार आप जानते होंगे, जैसे यदि आपने लिख लिया जैसे गंगा, गंगा लिखना है हमें, पंगा, ठीक है, दंगा, ठीक, पंकज, यानी जो आपको ये बिंदी दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? आपकी अनुस्वार है, ठीक है, ये अनुस्वार है आपकी। यदि हम विसर्ग की बात करें, विसर्ग की बात करें, जैसे विसर्ग में हम, विसर्ग हमेशा वर्ड स्वरों के पीछे प्रयोग होता है, जैसे जैसे हमने किया नरह, ठीक, और देख लीजिए रामह, ठीक है, और कर लीजिए हरिह, यानी जो पीछे ये विसर्ग यानी 2 जीरो दिख रही है, यही विसर्ग हैं आपके। इतना तो सभी लोग जानते हो, नहीं जानते वो समझते चलिए कि अनुस्वार जो ऊपर प्रयोग बिंदी के रूप में प्रयोग होते हैं, जिन्हें हम नासिका से बोलते हैं अनुस्वारस। नासिका अनुस्वारस यानी उच्चारण स्थान जब हम प्रॉपरली पढ़ाएंगे एक लेक्चर में, तो वहां पर आपको बताएंगे कि अनुस्वार नासिका से बोले जाते हैं और विसर्ग कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगला कौन सा रह गया? आपने देखा होगा एक, बोलिए यदि आपको आता हो तो, अगला अयुग्मा कौन सा है? अनुस्वार विसर्ग फिर जिह्वामूल, बोलते भी रहिए जिह्वामूल, जिसे हम जिह्वामूलीय कहते हैं। क्या कहते हैं? जिह्वामूलीय। जिह्वामूलीय वर्ड कौन से? यहाँ से आप दिख रहा होगा, जिह्वा माने आपकी जिह्वा, मूल माने जड़, यानी वे वर्ड जो मूल यानी जिह्वा की जड़ से उच्चारित होते हों उन्हें जिह्वामूल कहते हैं। जैसे का के आगे यदि आपको ये मिल जाए अर्ध विसर्ग जैसा, ठीक है, और खा के आगे मिल जाए तो ये क्या होते हैं? जिह्वामूली होते हैं। ये अर्ध विसर्ग होते हैं, इनका सूत्र होता है प्राग अर्ध विसर्ग सर्वसम जिह्वामूली, यानी अर्ध विसर्ग के समान जैसे दिखते हैं उन्हें हम जिह्वामूलीय वर्ड कहते हैं। जैसे आप देख ले यहीं पे, तो जैसे आपका ये विसर्ग हमने बना दिया, आपके विसर्ग बना दिए, ठीक है। अब इनका क्या किया हमने? नीचे से आधा कर दिया और ऊपर से आधा कर दिया, बन गया क्या? जिह्वामूलीय। क्लियर है ना? बस वही चीज है, प्रागर्ध विसर्ग सदृशम जिह्वामूलीय, यानी जो विसर्ग की तरह दिखते हैं उन्हें हम जिह्वामूली कहते हैं। और ये कैसे हैं? अर्ध विसर्ग है। लेकिन ये ध्यान रखना आपको, ये 2 ही वर्ड है, का और खा के आगे जब ये लग जाए तब जिह्वामूली होता है, ठीक है। और लेकिन यही वर्ड जो अगर पा और फा के आगे लग जाए, जैसे देखिए ये पा है और ये फा है, इनके आगे अगर यही वर्ड लग जाए तो ये जिह्वामूली न कहला के उपदमानी कहलाए। क्या? उपदमानीय, उपदमानीय वर्ड, ठीक है। यानी उपदमानी वर्ड पा और फा के आगे प्रयोग होते हैं। उपपदमानी या नाम ओष्ठो, यानी उपदमानी वर्डों का उच्चारण स्थान यदि देखा जाए तो कहाँ होता है? ओष्ठ से होता है, जिह्वामूलीय जिह्वामूल से होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यही है कि जिह्वामूल वर्डों की संख्या कितनी है? 2 होती है, और जिह्वामूल कितने होते हैं? 1 होता है। यानी जिह्वामूल चिन्ह तो एक ही है ना, लेकिन जिह्वामूलीय वर्डों की संख्या 2 होती है। उसी प्रकार उपदमानी वर्डों की संख्या 2 होती है, पा और फा, ठीक है। लेकिन उपदमानी कितने हैं? 1 है। जिह्वामूली कितने? 1 है। समझने वाली बात है आपको, ठीक है। तो हमारे ये 4 अयोगवा हो गए, अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूली और उपदमानी। यहीं पर यदि आपको देख लिया जाए, मैं एक चीज और है, जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं, बताया होगा, मैं पहले लेक्चर में ही बताया था कि कोई भी वर्ड बोलते हैं तो कार प्रत्यय लगा करके बोलते हैं। कौन सा प्रत्यय? कार प्रत्यय। जैसे हमें चा बोलना है तो इसके पीछे कार प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा चकार। क्या? चकार। संस्कृत में जो भी वर्ड बोले उनके हम पीछे कार लगा करके बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं चकार, पकार, टकार, नकार। यानी जिन वर्डों के पीछे भी हम कार प्रत्यय लगा दें उन संस्कृत में उच्चारण उनका कार लगा करके ही होता है, ठीक है। लेकिन एक वर्ड को छोड़ करके, रा को छोड़ करके, क्योंकि रा में इफ प्रत्यय जुड़ता है। कौन सा? इफ प्रत्यय जुड़ता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेफ, ठीक है। रा को रकार कभी नहीं बोलेंगे, केवल रा वर्ड ऐसा है जिसमें इफ प्रत्यय लगाते हैं और रेफ पढ़ते हैं। बाकी सभी वर्डों के साथ में कार प्रत्यय लगा करके उन्हें अकार, पकार, चकार ऐसे वर्ड बोले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आज हम बस यहीं अपना क्लास को विराम देते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कल तक बहुत अच्छे से हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, और प्रॉपर क्लास आपको टाइम से देने का हम वादा करते हैं। बने रहिए हमारी क्लास के साथ, और आपका चैनल ABH कोचिंग क्लासेस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमें और क्लास आगे देने में उत्साह रहे, और कमेंट के माध्यम से हमें बताते भी रहे क्लास कैसी लग रही है। क्योंकि ये
हमारे ऑफलाइन के बच्चे रहते हैं, उन्हें रिवीजन में भी समस्या रहती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हम पढ़ा के चले जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए उन ऑफलाइन बच्चों के लिए बहुत ही सहायक है कि जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनके लिए ये याद करने में समस्या ना रहे और समझते चले। बस क्या है कि बस एक बार देख लें, आपका पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।